ठीक है, तो अपन क्या पढ़ रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। लेटेड भी हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चालू किया था। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में पहले अपन ने आयरन और या आयरन एंड स्टील कंपनी देख लिया, जैसे टिस्को, इसको, VISL, विश्वेश्वरैया, ये सब पढ़ाया हूं मैंने आपको। उसके साथ मैंने आपको कुछ ऐसी कंपनीज बताई, इंडस्ट्री बताया जो फॉरेन कोलैबोरेशन, फॉरेन के सहयोग से क्या किया गया, उसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया। याद है मैंने आपको बताया था उसमें पेपर में क्या पूछा, प्रीलिम्स में क्या पूछेगा। आपको मैं एक चीज की गारंटी दूंगा कि आप प्रीलिम्स के पेपर पलटा के देख लो, उसमें वो क्वेश्चन आया जरूर होगा और आने के चांसेस भी। आपको मैंने ये भी बताया कि मैप से रिलेटेड क्या पूछेंगे आपको, ठीक है। फिर उसके कुछ कुछ रिवर्स बताया मैंने आपको कि आपको वो ध्यान में रखना रहेगा, ध्यान में लोकेशन रिवर्स किसके मदद से स्टैब्लिश किया गया, ये आपको ध्यान में रखना, क्लियर रहेगा। अब उसके बाद क्या, पहले अपन ने आयरन ओर का देख लिया, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। दूसरा किसके ऊपर अपन ने मूव किया था, कॉटन के ऊपर, ठीक है। अब कॉटन में क्या देखा था अपन ने, पहले देखा था कि इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, इंडिया में प्रोडक्शन कहां का होता है, साथ ही साथ मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं। ओके ओके, मैं आपसे थोड़ा इधर देखते जाऊंगा, ठीक है। इंडस्ट्री है वो, फिलहाल समझ लो, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, कॉटन पे आए थे अपन। कॉटन में अपन ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखा था, साथ ही साथ अपन ने क्या देखा था कि इंडिया से ब्रिटिश, जब अपन कॉलोनियल रूल के अंडर में थे, जब अपने ऊपर किसी का राज्य था, तब क्या होता था, कॉटन एज ए रॉ मटेरियल क्या होता था, एक्सपोर्ट होता था। समझ रहे हो क्या रॉ मटेरियल मतलब, जो इस्तेमाल पहनने के लिए डायरेक्ट नहीं कर सकते, और उसको क्या किया जाता था, फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता था। फाइनल मतलब जो पूरा कपड़ा तैयार हो गया अपन उसे पहन सकते, वो क्या किया जाता था, इंपोर्ट किया जाता था। समझ रहे हो क्या। अब बोलोगे सर यहां पे नहीं होता था क्या, मतलब कपड़ा फाइनल प्रोडक्ट बनता था, पर क्या किया, जब इसे फॉरेन में आपने क्या किया, एक्सपोर्ट किया, तो इसके ऊपर चार्जेस ज्यादा लगा दिए। समझ रहे हो क्या, जो टैरिफ बोलते हैं, जो ड्यूटी बोलते हैं अपन उसके ऊपर, कि कपड़ा कहीं से यहां से वहां भेज रहे तो वहां का ड्यूटी लगेगा। यस बेटा, या अपन यहां से वहां मंगा रहे, समझ रहा है क्या, ठीक है। और ड्यूटी बढ़ाए जा रहे थे, पर देखो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन हो रहा था, पर ऑब्जेक्शन के अलावा और कुछ नहीं हो सकता था, मतलब चेंज नहीं हो सकता था। क्यों, क्योंकि अपन क्या थे, किसी के अंडर में थे। समझ रहा है। उसके बाद किसके ऊपर आए थे अपन, शुगर के ऊपर आए थे। शुगर के ऊपर मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया कि प्रीवियस ईयर में क्या पूछा था, प्रीवियस ईयर के कोई तो साल में पूछा था कि शुगर बॉल कौन से कंट्री को बोला जाता है। अब देखो कोई भी क्या करेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया, आप भी इसे पढ़ लोगे, बट मान लो आपको उसमें और डीप में पूछ लिया, क्या पूछ लिया कि वहां पे जो शुगर है, जैसे खंडश्री बोल रहा हूं, गुड़ बोल रहा हूं, वहां पे जो पॉपुलर है, जो फेमस है, वो निकाला किससे जाता है, ठीक है। तो वहां पे आपको आंसर आना चाहिए, बिल्कुल सही बेटा आकांक्षा, बीट रूट। समझ रहे हो क्या, थोड़ा सा अगर अंदर गए तो। अपने इंडिया में क्या है, जो शुगर का गन्ना होता है उससे निकालते, उससे बनाते, पर जो मैं बोल रहा हूं क्यूबा एक कंट्री है जिसकी बात कर रहा हूं, शुगर बॉल बोलते, वहां पे गन्ने से नहीं, वहां से सबसे ज्यादा किससे प्रोडक्शन करवाते हैं, बीटरूट। बीटरूट देखा है आपने मार्केट में। या आप और एक चीज देख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको वर्ल्ड में पढ़ाया है, टेम्परेट जोन कहां पे, ट्रॉपिकल जोन कहां पे, ये सब मैंने आपको पट्टे पढ़ाए है वर्ल्ड मैप में। तो अपना जो जोन है वो किस में आता है, ट्रॉपिकल में आता है। मतलब गन्ने के लिए क्या ठीक है, ट्रॉपिकल जोन ठीक है। समझ रहे हो क्या। या कॉटन के लिए क्या जोन अपने लिए ठीक है, जैसे अपने इसमें प्रोडक्शन ज्यादा होता है। पहले बात तो आपने बताया सर ब्लैक सॉइल, हम कोई तकलीफ नहीं, मान लिया मैंने। साथ ही साथ क्या बोल रहा हूं मैं, जो उसको कंडीशन चाहिए ट्रॉपिकल जोन, वो अवेलेबल है। और एक चीज क्या है, आपने क्वेश्चन इसके ऊपर भी देखा था प्रीलिम्स में, देखा होगा 210 आपको नो फ्रोस्ट फ्री डेज चाहिए, मतलब फ्रोस्ट फ्री डेज चाहिए, मतलब 210 दिन तक के वहां पे आजू बाजू में कहीं पे बर्फ वगैरह नहीं चाहिए, बर्फ वगैरह पड़ना नहीं चाहिए। समझ रहा है क्या, ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो थोड़ा सा इसी को रिलेट करके पढ़ो, मतलब उसी के अंदर घुसो, इधर से उधर से। देखो अभी म्यांमार में क्राइसिस हुआ, आपको बताया था मैंने, वहां पे क्या हो गया, मिलिट्री रूल आ गया, डिक्टेटरशिप, कुछ ऐसा मैंने आपको बताया। अब आपको ये नहीं पूछेगा कि डिक्टेटरशिप कौन से कंट्री में है या मिलिट्री रूल कौन से कंट्री में है 2021 में, ये फालतू सवाल कोई नहीं पूछेगा। आपको क्या पूछेगा, जो आपको जैसे सी वगैरह पूछते हैं या कंट्रीज का लोकेशन वगैरह, उसके आजू बाजू का पूछ लेगा। ऐसे करंट में टॉपिक पूछे जाते हैं। समझ रहा है क्या, करंट में ये नहीं पूछेगा कि 2021 में किसके साथ इंडिया क्लैशेस हुआ, ये सब नहीं पूछता कोई भी, उससे थोड़ा रिलेट करके, क्योंकि ये तो सभी को पता है। समझ रहे हो, वो आपको देखते रहना है। उसके बाद शुगर के बाद किसके ऊपर गए थे अपन,
हाँ, पेट्रोकेमिकल, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। ठीक है, अब पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पहले से तो कुछ नॉलेज था ही नहीं भैया, पेट्रोलियम का था क्या कुछ नॉलेज? पहले कुछ पेट्रोलियम वगैरह पे चलता था क्या? क्रूड ऑयल पे कुछ बनाया जाता था क्या? पहले कुछ नॉलेज नहीं था। इसकी डिमांड कब से बढ़ने लग गई पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में? 1950 जैसे जैसे खत्म होने लग गया, 1950 क्या हो गया, जैसे जैसे खत्म होने लग गया, या मैं इसको थोड़ा सा मोटा मोटी बोल देता हूं कि 1960 की जब शुरुआत हो रही थी तब क्या हो गई, पेट्रोकेमिकल की क्या हो गई, डिमांड क्या हो गई, लगने लग गई। समझ रहे हैं आप? उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, जो पेट्रोकेमिकल है, देखो आपको मेंस में कुछ आंसर लिखना है, अगर उसमें ट्रेडिंग वगैरह का कुछ आ गया, इंडिया से रिलेटेड है, तो आपको एक चीज तो पता ही होना चाहिए, मेन चीज क्या है वो, कि इंडिया ऐसे कौन सी चीज है जो एक्सपोर्ट कराता है ज्यादा मात्रा में। अब बोलेंगे सर एक्सपोर्ट तो हर चीज करा, बट मैं वहां पे वर्डिंग डाल रहा हूं, क्या ज्यादा मात्रा में, और इंपोर्ट क्या चीज कराता है ज्यादा मात्रा में, ये आपको पता होना चाहिए। मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं, ऐसे कम से कम आपको 5 से 6 आइटम तो पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा मात्रा में क्या करता है, वो इंपोर्ट करता है। कौन? इंडिया। अपने को ज्यादा ज्यादा इंडिया के हित तक ही चलना है, अपने को दुनियादारी से उतना नहीं चलना है। गवर्नमेंट अपने को या जो भी है कुछ भी करना, किसके लिए करना, अपने देश के लिए करना। समझ रहे हो क्या? आपको देश का ही पूछेंगे, अपने से ज्यादा रिलेटेड जो इंडिया के इंटरेस्ट को चेंज करता है या उसको कुछ भी करता हूँ, इट में भी प्रॉफिटेबल, इट में भी लॉस, जो भी होता अपने को वो लेके चलना। ठीक है, तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट में तो आपको एक चीज याद ही रहना चाहिए, क्या? क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल पता है आपको? जैसे कि मैंने आपको एक डेटा दिया था, नियर अबाउट 73% या 74% जो भी अपने अंदर पावर सेक्टर या जो भी हम फ्यूल यूज करते हैं, 73 से 74% ये हम क्या करते हैं, ऑयल उतना इंपोर्ट कराते हैं। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? अगर यहां पे कुछ झगड़ा होता है गल्फ कंट्रीज में, जैसे अभी मैं आपको बता चुका था कि जो क्रूड ऑयल 50 बैरल चल रहा था, कुछ बताया था मैंने आपको, 50 बैरल से एकदम से 70 पे पहुंच गया था, 100 पे पहुंच गया था, अटैक हुआ था वहां पे, कुछ मैंने आपको ऐसे रिसेंट में पढ़ाया था। आप ध्यान देते हो तो अच्छी बात है। ठीक है, आपको ये भी पूछ सकते हो 1 बैरल मतलब कितना लीटर होता है? ठीक है, 159। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये छोटी छोटी चीज क्या है आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अब पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में मैंने आपको और कुछ बताया था, क्या बताया था कि ये आखिर है क्या? ये होता है हाइड्रोकार्बन। अब बोलोगे सर ये हाइड्रोकार्बन क्या है? जिसमें कार्बन हाइड्रोजन का क्या होता है, कंपाउंड होता है। जैसे कि आपने सुना होगा, एक नॉर्मल सी बात ले लेता हूं मैं, पेट्रोल की ले लेता हूं या नॉर्मली अल्कोहल वगैरह की ले लेता हूं। आपको पता है इसमें होता क्या है? इसमें इथेन, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, हेक्सेन, ये सुना है क्या आपने कुछ? मीथेन, इथेन, हेक्सेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सबके क्या रहते हैं, कंपाउंड रहते हैं। या इसे छोड़ो, वो भी थोड़ा हमें हार्ड जा रहा। आपने कभी पतंग उड़ाते हुए नायलॉन का मंजा देखा है? नायलॉन का जो धागा होता है प्लास्टिक, वो क्या है? वो भी यही कंपाउंड से बना है। यही कंपाउंड को क्या किया है, जोड़ जोड़कर, जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बोल रहा हूं मैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यही कंपाउंड को जोड़ जोड़कर कई कंपाउंड बनाएगा। जैसे इथेन मीथेन की तो बात कर रहा हूं मैं, इथिल अल्कोहल ये सब भी बोल रहा हूं मैं, इथेनॉल ये सब भी बोल रहा हूं मैं। साथ ही साथ जो भी कंपाउंड है प्लास्टिक से रिलेटेड। और मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि अपन क्रूड ऑयल को क्या करते हैं, इंपोर्ट तो करते हैं, पर अपन क्या करते हैं, उससे जो भी बाय प्रोडक्ट फॉर्म होता है, जैसे कि वैक्स, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? जैसे क्रूड ऑयल मैंने इंपोर्ट करा लिया, अब भैया क्रूड ऑयल उतना साफ तो होता नहीं कि डाला गाड़ी में चलो चालू करो घूम घूम, भागने वाला काम तो है नहीं। उसको क्या करना है, अपने को साफ करना है। साफ करने की प्रोसेस को बताया था, क्या बोलते हैं अपन, रिफाइन करने की प्रोसेस को। अरे पेपर में पूछता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस, रहेगा क्या ध्यान में? हाँ बेटा, उसको थोड़ा सा आप हिंदी में देखना, क्या बोल रहा हूं मैं उसे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। अरे कुछ पता है नहीं पता? देखो आपको मैं बताना चाहूंगा, पेट्रोल में और डीजल में फर्क है। किस चीज का फर्क है? साइंटिफिक वे से नहीं जाएंगे, चलेंगे अपने, अपन थोड़ा नॉर्मली
एज ए एवरेज स्टूडेंट या जैसे अपन है 10वीं 12वीं में वैसे हिसाब से चलेंगे, क्या है फर्क? इतना तो मानते हो ना कि आग कौन पहले पकड़ेगा? पेट्रोल महंगा कौन सा है? महंगा कौन है? पेट्रोल है एज कंपेयर टू, इतना पता है, नहीं तो चलेगा कि सर गाड़ी से नहीं चलाते हम, ये इतना तो पता है पेट्रोल महंगा। अब पेट्रोल महंगा है मतलब क्या है? वो साफ होगा, वो अच्छा होगा, ठीक है। तो क्रूड ऑयल को जब अपन प्यूरिफाई करते हैं, समझ रहे हो, प्यूरिफाई करने से क्या है, डीजल में जो इंप्योरिटीज है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू पेट्रोल। पकड़ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? पेट्रोल डीजल में इंप्योरिटीज ज्यादा है एज कंपेयर टू पेट्रोल। मतलब अगर डीजल को मैं और साफ करूं तो क्या हो सकता है? वो पेट्रोल। उसको और साफ करूं तो क्या होगा? वो एरोप्लेन में पता है आपको फ्यूल यूज करते हैं। एरोप्लेन में कौन सा फ्यूल यूज करते हैं? एविएशन फ्यूल। उसको और साफ किया जाता है, पता है नहीं पता है कुछ? उसको प्योर जो फॉर्म रहता है वो अपन यूज करते हैं। मैं आपको जब PSLV ये सब मैं आपको लॉन्चर पढ़ाऊंगा तो मैंने आपको इसमें बताऊंगा बूस्टर होते हैं, इसके स्टेजेस होते हैं, सैटेलाइट वगैरह जैसे अपने एमोजोनिया पढ़ा है, इसमें क्या होता है? स्टेजेस होते हैं, ठीक है, 4 स्टेजेस जो भी है। तो हर स्टेजेस में क्या होता है? फ्यूल होता, समझ रहे हो? तो मैं आपको पढ़ाते टाइम पे जब मैं ये पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें फ्यूल कौन से होते हैं, ठीक है। हाँ, रॉकेट का सब अलग होता है, पर इसमें मैं आपको ये पढ़ाऊंगा सभी कि फ्यूल कौन सा होता है, ये थोड़ा सा मैं आपको वो टाइम पे डिटेल दूंगा, रहेगा ध्यान में। इतना याद रखो कि पेट्रोलियम को भी और अपन ने क्या प्यूरिफाई किया, तब हम उसको यूज कर सकते हैं एरोप्लेन में, एविएशन फ्यूल में। क्लियर? आपको एरोप्लेन के बारे में बहुत कुछ बता चुका हूं, कौन से एटमॉस्फेरिक लेयर में उड़ेगा नहीं उड़ेगा सब कुछ क्लियर करा चुका, ठीक है। चलो तो इसका आप डिस्कस करना, अभी फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूं, अपन भटक रहे टॉपिक से। अब ये जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है इसका हब कहां पे है? मुंबई में। हब कहां पे माना जाता है? मुंबई में। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 3 पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री फॉर्म की गई थी, बताया था मैंने आपको कुछ, जैसे कि एक मैंने IPCL बताया था, अरे कुछ याद नहीं है, एक PCL बताया था, एक CIPET बताया था, लास्ट टाइम लिख के दिया था मैंने आपको, याद नहीं है क्या? IPCL को मैंने क्या बोला था? इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका ईयर भी बताया था मैंने आपको, 1969 में स्टैब्लिश किया गया था। उसके बाद इंडियन पेट्रोकेमिकल लिमिटेड नहीं, प्रोफाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, PCL का क्या बताया था मैंने? प्रोफाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1967 में। उसके बाद में CIPET, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये मैंने आपको 1968 में फॉर्म किया था, एस्टैब्लिश किया था। देखो बेटा किसका फोन बज रहा है? प्रमोद। देखो आपको एक चीज याद रखना है, क्या याद रखना है? कि आपको पूछ सकता है। क्यों पूछ सकता है? क्योंकि ये पहले फॉर्म हुई थी, समझ रहे हो क्या? स्टैटिक क्वेश्चन क्या आते हैं? स्टैटिक क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि जब रिक्वायरमेंट पड़ी है अपने को, तब इंडिया में सबसे पहले कंपनी कहां पे फॉर्म हुई थी और कौन सी कंपनी फॉर्म हुई। जैसे कि मुझे उतना डेटा तो मैंने ध्यान नहीं है, पर ये पता है मुझे ये चेन्नई में, और जहां तक मुझे लगता है ये गुजरात में। हाँ, ये 2 डेटा मुझे पता है। मुझे IPCL का उतना डेटा ध्यान में नहीं है, एक्चुअली है क्या, मे बी वो भी गुजरात में, बट उतना कंफर्म नहीं है मुझे, आप थोड़ा देख लेना, ठीक है, रहेगा ध्यान में पक्का। उसके बाद ये जो भी पॉलीमर्स वगैरह है ये सब भी किससे फॉर्म होते हैं? जो क्रूड ऑयल को जब हम क्या करते हैं? रिफाइन करते हैं। क्रूड ऑयल को क्या करते हैं अपन? रिफाइन करते हैं। अच्छा, एक नॉर्मल सी प्रोसेस बताओ कि अगर मुझे क्या करना है? पाइप को बनाना है। क्या करना है मुझे? पाइप को बनाना है, तो क्या करूंगा मैं? ऐसी जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूं। PVC से बनती है, और एक मेरे पास टॉपिक है जो आपको पेपर में पूछ सकता है, क्या है? व्हाट इज थर्मोसेटिंग। आपके बुक में, मैंने जहां से बुक से पढ़ा है, यस बेटा, बिल्कुल आपके जो भी मैंने बुक से पढ़ा है या जहां से देखा है, मुझे ये वर्ड मिला था थर्मोप्लास्टिक, ठीक है, मुझे थर्मोसेटिंग नहीं मिला। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूं, क्यों?
क्योंकि ये आपको प्रीलिम्स में पूछ सकता है, रिलेवेंट हो आपको साइंस एंड टेक से। ये होता क्या, तो आपको देखो क्या होता है। ये थर्मोप्लास्टिक वो चीज है जिसको आप क्या कर सकते हो, पिघलाओगे, गर्म करोगे तो क्या होगा, पिघलेगा। पिघलेगा तो आप क्या कर सकते हो, कोई ढांचा बना सकते हो। उसको और आप करो, दूसरी बार पिघला दो, और क्या कर सकते हो, उसे मोल्ड कर ढांचा बना सकते हो। इतना याद रहेंगे। पर थर्मोसेट क्या है, एक बार बन गया तो दूसरी बार ये पिघलेगा नहीं ठीक से। जैसे कि घर का बटन पता है आपको, स्विच बोर्ड का जो बटन होता है, उसको पिघलाने की कोशिश करा, पिघलता क्या, बताना मुझे। घर का स्विच बोर्ड पता है, बटन वगैरह जो भी रहते हैं, उसको पिघलाने की कोशिश करता, पिघलता क्या, देखना। तो ये कॉपी में 2 वर्ड लिख लो जो आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है। बेटा देखो, इसे थर्मो, इसे याद कैसे रखोगे, थर्मो, थर्मो मतलब टेम्परेचर आने वाला, प्लास्टिक, और ये थर्मोसेट। सेट मतलब एक बार सेट होगा तो निकलेगा नहीं, याद है, ऐसे रखना। याद करोगे, रटते जाओगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। कैसे याद रखना, थर्मो टेम्परेचर से रिलेटेड, सेट, सेट मतलब एक बार बन जाना फिर उसके बाद नहीं निकलना। थर्मोप्लास्टिक, थर्मो है, प्लास्टिक अपने को पता है, पिघल सकता, बन सकता, पिघल सकता, ऐसे करके याद रखना, तभी आप ज्यादा से ज्यादा चीजें क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। अब इंडिया की अगर मैं बात करूं तो ज्यादा करके ये जो प्लास्टिक की इंडस्ट्री ये कैसी है, सब स्मॉल स्केल में, नियर अबाउट 75% तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, बचा हुआ 25% या 30%, ठीक है, बचा हुआ 25% या 30%। यहां क्या करते हैं, रिसाइकल्ड, रिसाइकल्ड मतलब कोई एक प्लास्टिक है उसको फिर से यूज करना। यस बेटा, बेटा प्रमोद माइक बंद कर लो, हो गया बेटा उसका, ठीक है। तो 25 से 30% यहां क्या होता है, रिसाइकल्ड। रिसाइकल्ड मतलब समझते हो क्या होता है, रिसाइकल्ड मतलब कोई भी चीज को डबल से इस्तेमाल करना। जैसे अपन ने कोई चेयर लिया, कुछ भी लिया, वो टूट गई, अब उसको अगर अपन फेंक देंगे कहीं पे तो ऐसे करके तो कचरा अपने पास इतना जमा हो जाएगा। उसको क्या करना, रिसाइकल करना। क्या करना, रिसाइकल करना, मतलब उसी को फिर से डबल से यूज करना, रहेगा ध्यान में, ठीक है। अब मैं इसको छोड़ के एक दूसरे पर आने वाला हूं, आईटी इंडस्ट्री पे। अब बोलूंगा सर ये आईटी इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री में सीधा एक ही वर्ड याद रखना, बीपीओ। अब बोलूंगा सर ये बीपीओ क्या होता है, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। जैसे इंदौर भी एक हब है आईटी सेक्टर का, जो आपका इंदौर है, ये जो हमारा इंदौर है, ये भी क्या एक हब है, किस चीज का, आईटी सेक्टर का। इसमें सबसे बड़ा नाम किसका चलता है, बेंगलुरु को। बेंगलुरु को क्या बोलते हैं, आपको सर्च करके आना है। क्या सर्च करके आना है कि बेंगलुरु को क्या बोला जाता है। बिल्कुल सही बेटा, सिल्क वैली बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिल्क वैली। कोई बता सकता है इसका रीजन क्या है, आईटी सेक्टर का क्या है, हब है। याद रहेगा सबसे ज्यादा कहां पे, बेंगलुरु में। क्लियर रहेगा, ठीक है। अब मैं इंदौर की बात कर रहा हूं, अपने पास ही जो है अपन जहां पे, मैं वहीं की बात कर रहा हूं। इंदौर एक बीपीओ सेक्टर या आईटी सेक्टर का हब है। इसमें एक्चुअली होता क्या है, इसमें अपन क्या देते हैं, सर्विस देते हैं। क्या देते हैं अपन इसमें, सर्विस देते हैं। जैसे कि नॉर्मल मैं एग्जांपल बता देता हूं आपको, बीपीओ सेक्टर होता है कि आपको याद रखने के लिए नॉर्मली बता देता हूं। जैसे अमेरिका में क्या हुआ, वहां पे फूड डिलीवरी का, जैसे आपने देखा है, जैसे अपने यहाँ जोमेटो चलता है, ये सब चलता है, पता है आपको। फूड डिलीवरी में फूड ठीक से टाइम पे पहुंचा नहीं, गर्म पहुंचा, ठंडा पहुंचा, उसे वेज चाहिए था, नॉन वेज चाहिए था, तो उसका सोल्यूशन अपन यहां से करके देते हैं। मतलब अपन यहां से कनेक्ट करके देते हैं, किसे, जो देने वाला है और जिसको चाहिए। समझ रहे हो, एक व्यक्ति होता है जो लेके घूमता है जहां देना है उसे, एक व्यक्ति होता है जिसे चाहिए, तो उसका कोऑर्डिनेट करना या उसका काम करना, ये होता है सर्विस सेक्टर। और ये किसका है, आईटी सेक्टर के अंडर हम बता रहे हैं, बीपीओ में। क्लियर रहेगा पक्का। इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है, क्या आ सकता है, सिल्क वैली किसे बोलते हैं, तो होगा तो लिख लो आप, किसे बोला जाता है, बेंगलुरु को, ठीक है। आपको और एक चीज क्या याद रखना है कि मेजर इंडस्ट्रियल और माइनर इंडस्ट्रियल हब कौन से, मेजर इंडस्ट्रियल और माइनर इंडस्ट्रियल या इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट ये ज्यादा है कहां पे। जैसे कि आपको इतना पता है कि इंडिया में, इंडिया की बात करो, इंडिया में कुछ कुछ जगह पे बहुत सारा इंडस्ट्री सेक्टर है, कुछ कुछ जगह पे है ही नहीं। जैसे पुणे की बात कर रहा हूं मैं, या अपने इधर एमपी में प्रीतमपुर की बात कर रहा हूं मैं, क्या है, कुछ कुछ जगह पे इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा और कुछ कुछ जगह पे नहीं। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं। तो
आपको मेजर इंडस्ट्रियल सेक्टर, अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि आपको उसमें पूछेगा क्या, पढ़ने के लिए इतना है पर उसमें आखिर आपको पूछेगा क्या। मैं आपको ये 5 मिनट बाद टॉपिक में आपको लाता हूं, इससे मेजर इंडस्ट्रियल सेक्टर या माइनर, या जिसे मैं बोलता हूं माइनर स्केल पे, और एक मैं बोलता हूं डिस्ट्रिक्ट, जो इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है। ठीक है, उसके पहले अपन एक चीजें देखेंगे। उसके पहले क्या देखने वाले अपन, उसके पहले अपन देखने वाले हैं 1991 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी। आपको पता है 1991 में क्या हुआ था? अच्छा, मेरी इकोनॉमी की क्लास किसने किया है वो मुझे बता सकते हैं कि 1991 में क्या हुआ था। याद करो, मैंने कुछ बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्राइसिस, कुछ ऐसा बताया था। अरे बोलो, याद है कि नहीं है? नहीं है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्या बोलते उसे हम, संतुलन, या क्या बोलते उसे हम, भुगतान संतुलन। अरे ये सब पढ़ाया था ना मैंने आपको। फिर 1991 में अपन ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाया था। क्या हो गया था उस टाइम पे? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो रहा था। मैंने आपको कुछ बताया था, कैपिटल या करंट आउटपुट, कैपिटल आउटपुट, कुछ याद है? नहीं है। एक विजिबल बताया था, इनविजिबल बताया था, सर्विस सेक्टर बताया था, कुछ लोन टाइप बताया था, पैसा अपने तरफ कौन सा आएगा, जाएगा कौन सा, याद नहीं है? भूल गए? ऑनलाइन में कोई बता सकता है मुझे? 1991 की बात कर रहा हूं मैं, और ये रिलेटेड मैं बोल रहा हूं बैलेंस ऑफ पेमेंट से, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। छोड़ो, जाने दो, मैं मेन पे आता हूं। 1991 में क्या हुआ? अपना जो रुपी वैल्यू है वो बहुत गिरने लग गया। क्या हो गया? अपना जो रुपी वैल्यू है वो क्या हो गया? गिरने लग गया। और जो डॉलर है वो क्या हो गया? बढ़ने लग गया। क्यों? वो टाइम पे क्या हो रहा था? गल्फ वॉर हो रहा था। क्या हो रहा था? गल्फ वॉर। गल्फ वॉर पता है कहां पे? जो गल्फ कंट्रीज है, जहां से अपन क्या करते हैं, ऑयल को क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। अब भैया वहीं पे वॉर हो रहा था तो क्या हो जाएंगे? तेल वगैरह सब महंगे हो जाएंगे। समझ रहा है? अब वहां का जो तेल वगैरह जो भी है उसके लिए अपने को खरीदने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चाहिए। अपना रुपया लेके जाएंगे तो नहीं चलेगा ना। कहा अपने क्या लेके जाना पड़ेगा? डॉलर लेके जाना पड़ेगा। अरे कुछ पता है नहीं पता है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पता है? इसमें एक बताया था मैंने आपको, फ्री में पूछ सकता। सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किसका है? चाइना का है। ठीक है, कितना है? 4000 बिलियन। कितना है? 4000 बिलियन। और वही इंडिया की बात करें तो अपन 400 बिलियन। मतलब इंडिया पहुंचते पहुंचते बूढ़ा हो जाएगा ऐसा लग रहा मुझे। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था, और एक चीज बताया था। क्या बताया था? सर्विस सेक्टर में सबसे टॉप में कौन है? इंडिया है। क्या ऐसे एकदम से इधर उधर देखने लग जाते हैं? अरे इंडिया है। हट, कैसे पढ़ते हो समझ में आ रहा है। चलो, तो मैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी बता रहा हूं 1991 की। यहां लिख देता हूं मैं, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अच्छा, मैंने कुछ आपको IMF के बारे में बताया था, वर्ल्ड बैंक के बारे में बताया था, कुछ याद है? अरे हाँ या ना? अच्छा बताओ, IMF और वर्ल्ड बैंक में फर्क क्या है? हाँ, वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट के लिए क्या करता है? लोन देता है। वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट के लिए क्या करता है? लोन देता है। वही IMF क्या करता है? जब अपना, जैसे अपन क्राइसिस की बात कर रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस चल रहा है, वो टाइम पे IMF को अपन याद करते हैं। IMF अपने को पैसा देता है। रहेगा क्या ध्यान में? अरे ध्यान में रखो, वर्ल्ड बैंक का काम क्या है, नहीं तो घुसा दूंगे सब में एक ही। वर्ल्ड बैंक और IMF का काम क्या है, इसको समझने के लिए मैंने और आपको बताया था, जो टेबुलर शीट है जिसमें सब अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब डिटेल भरते हैं। जैसे इंडिया के पास है, जो भी देश, जितने भी देश के पास है, उसके पास किसका पैटर्न है? IMF का पैटर्न है। मतलब समझो, जैसे कि मेरे पास जो फॉर्म है मेरे कोचिंग का, मेरे कोचिंग में पहले आपको पापा का नाम लिखना पड़ेगा, फिर आपका लिखना पड़ेगा। ये मेरा पैटर्न है। तो IMF का जो पैटर्न है वो सारे वर्ल्ड में सब कंट्रीज के पास है। सो कंपैरिजन करते टाइम पे अपने को ऐसा नहीं देखना पड़ता, हाँ पहले ये इंपोर्ट है क्या कि उसका इंपोर्ट, समझने में तकलीफ जाएंगी ना। और एक चीज मैंने और आपको बताया था, यहाँ पे जो करेंसी यूज किया है वो डॉलर की है। नहीं तो बोलेंगे सर किसका युआन है, किसका रुपी है, किसी का यूरो है, सबको कन्वर्ट करने में तकलीफ चले जाएंगे। समझ रहे हो? सारा किसमें मेंटेन किया गया? डॉलर में। चलो, तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है, इसको मैं शॉर्ट में भी बता दूं तो आपको काम चल जाएगा। LPG। अब बोलो LPG क्या होता है? सिलेंडर वाला नहीं है तो देखो मत, क्या? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब क्या होता है? लिबरल मतलब क्या होता है? फ्रीडम।
फ्रीडम मतलब आजादी, किस चीज की आजादी? व्यापार वगैरह की, ठीक है। दूसरा क्या बोला है? प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब अब भैया ऐसा नहीं रहेगा, निजीकरण, क्या बोलते हैं, निजीकरण। अब भैया ऐसा नहीं रहेगा कि भैया सिर्फ गवर्नमेंट ही हर कंपनी के ऊपर देखेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने अंडर में लिया था स्टेक, ज्यादा स्टेक था पहले भी, पर करप्शन वगैरह बहुत हो, तो ऐसा बोला कि प्राइवेट सेक्टर को भी दिया जाए टाइम या चांस। जैसे अभी आप देखोगे जब बजट हुआ था तब आपको एक चीज बताई थी मैंने, क्या? LIC का जो स्टेक है इसमें, ये पहले किसके अंडर में था? गवर्नमेंट के अंदर, पब्लिक सेक्टर। मतलब जो डिसीजन लेने वाला है वो कौन है? पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि 51% जो स्टेक है उससे ज्यादा या 50% ज्यादा किसके पास था? गवर्नमेंट के पास। पर इंडिया ने इस बार डिसाइड किया कि जो भी अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है या बैलेंस ऑफ ट्रेड जो भी अपना निगेटिव में चल रहा है उसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? इसका जो स्टेक है ये किसको देंगे अपन? 74% तक के अपन किसको इन्वॉल्वमेंट दे देंगे? प्राइवेट सेक्टर को। मतलब अब सुप्रीम अथॉरिटी कौन रहेगी डिसीजन लेने वाली? प्राइवेट सेक्टर। समझ रहा है कि सर के ऊपर से आ रहा है? आ रहा है क्लियर? मालिकाना समझते हो? मालिकाना, जैसे आधे से ज्यादा पैसा आपने दिया तो भैया आपका मालिकाना, पर वही कोई दूसरा देगा तो उसकी सीधी बात है, ठीक है। चलो तो अपन पॉलिसी के कुछ कुछ पॉइंट देखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट क्या है? एबोलिशन ऑफ, एबोलिशन मतलब खत्म करना। क्या खत्म करना? ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। कोई बता सकता है इसके बारे में मुझे? जल्दी बताओ, टाइम नहीं रुकता। यस बेटा। पहले सबसे ज्यादा मत्था खराब करने वाला काम क्या था पता है क्या? कोई भी इंडस्ट्री खोलना है अपने को तो उसके लिए लाइसेंस ही लेते रहो, उसी में टाइम पास होगा, रहेगा ध्यान में। दूसरा अपन लेते हैं फ्री एंट्री। फ्री एंट्री मतलब किसको एंट्री? फ्री एंट्री टू फॉरेन टेक्नोलॉजी या फॉरेन कंट्री। सही है बेटा प्रमोद, सही जा रहा। फ्री एंट्री किसको मिलेंगे? फ्री मतलब जो भी हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि भैया तेरा टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो तेरे को पैसा देंगे या तेरे से पैसा लेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। फ्री टेक्नोलॉजी टू फॉरेन, फ्री एंट्री टू फॉरेन टेक्नोलॉजी, रहेगा ध्यान में। तीसरा पॉइंट था फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, देखो इससे मैं रिलेटेड करके आपको इकोनॉमी हो, हिस्ट्री हो, सबको रिलेट करके बता रहा हूं। क्या बोला है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? FDI बताया था या FPI बताया था, याद है क्या कुछ? FDI क्या बताया था? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद FPI क्या बताया था? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ऐसा कुछ बताया था मैंने। अब उसमें भी एक चीज मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? ये भैया लॉन्ग टर्म के लिए आता है। अब ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जैसे कोई भी कंपनी खोलना है मुझे इंडिया में, मैं हूं फॉरेनर, तो उसके लिए जो बाहर से पैसा आ रहा है वो हमारे लिए क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। समझ रहा है? FPI क्या है? FPI को थोड़ा सा शॉर्ट में समझाने के लिए मैं पॉइंट पे लाता हूं कि मान लो मैं हूं कहां का, मैं कैसा दिख रहा हूं? मैं दिख रहा हूं, मैं अमेरिका का दिख रहा हूं, बताओ मैं अमेरिका का दिख रहा हूं। अब मैंने क्या किया? मैंने इंडिया के कुछ शेयर खरीद लिए, मैंने बहुत सारे शेयर खरीद लिया, बहुत ज्यादा पैसे ले लिए, मतलब शेयर से पैसा देके बहुत ज्यादा शेयर ले लिए। किसी ने मुझे बोला कि शेयर खरीदूंगा तो वहां पे आपको 20% मिलेगा, 20%, समझते हो? 20% फायदा। पर कल जाके मुझे एक बोलता है कि भैया तू चाइना का खरीद तो 50% मिलेगा। मैं कहाँ जाऊंगा? सब बेच बाज के इंडिया का दे दूंगा और कहाँ चले जाऊंगा? चाइना के लिए। मतलब ये किसके लिए आते हैं? शॉर्ट टर्म के लिए, समझ रहे? ठीक है। अब भैया कोई भी ऊपर वाले की बात करो, FDI के, किसी को भी इंडस्ट्री खोलना है तो मेल जोल तो चलते ही रहेगा भैया, फायदे का कम का, समझ रहे हो क्या? अपन यहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह खोलते हैं, क्लियर रहेगा। FDI और FPI में फर्क क्या है? इसी को अपन FII बोलते हैं। अभी मुझे याद नहीं इसका फुल फॉर्म। FPI का पता था, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चौथा आते हैं, ये समझा क्या? जो भी पॉलिसीज है। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, हाँ ये बता दो क्या होता है? एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, एक्सेस मतलब क्या बेटा? फिर से बोलो। हाँ सही है। क्या है भैया, पहले नहीं क्या अपने को लोन मिलने में बड़ी तकलीफ जाती थी, पर इसके बाद क्या हो गया कि अपने को जो भी लॉन्ग टर्म लोन चाहिए,
समझ रहे हो, लोन की बात कर रहा हूं। अब कोई भी चीज डेवलप करना चाहिए तो पहले इनिशियल पैसा तो चाहिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो चाहिए। तो ये क्या है, ये पॉलिसीज के बाद अपन क्या कर सकते हैं, बाहर से लोन ले सकते हैं। इट में भी लॉन्ग टर्म, इट में भी शॉर्ट टर्म, समझ रहे हो, ठीक है। उसके बाद पांचवें पॉइंट की बात करा, ओपन ट्रेड। ओपन ट्रेड मतलब, अरे क्या होगा ओपन ट्रेड, बताने की जरूरत है क्या, ठीक है। छठवें पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, थोड़ा ऊपर लिखता हूं, देखने में तकलीफ जाएंगे तो, एबोलिशन ऑफ फेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम। अब बोलोगे सर ये क्या होता है, पहले क्या चलता था, एक भैया पैटर्न था। पैटर्न कैसा था, पहले आप कोई भी नहीं, क्या सस्ती वाली चीज को क्या करो, डेवलप करो, उसको बेचो, उससे फायदा कमाओ। उसके बाद क्या करो, महंगी चीज जो है उसको डेवलप करो, उसको बेचो। समझ रहे हो क्या, पहले क्लियर हो रहा है क्या, पहले छोटी चीज को बनाओ, डेवलप करो, मैन्युफैक्चर करो, सेल करो, प्रॉफिट होता है, देन मूव टू बड़ी चीजों की तरफ। अगर ऐसा होगा तो भाई सीधी बात है, हमेशा छोटी चीज में ही लगे रहेंगे सर। समझ रहे क्या बोलना चाहता हूं। तो ये जो पैटर्न है इसको क्या कर दिया, एबोलिश कर दिया। एबोलिश मतलब खत्म कर दिया, रहेगा ध्यान में। उसके बाद सातवां पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, लिबरलाइज इंडस्ट्रियल लोकेशन प्रोग्राम। पेपर में आया तो ये पॉइंट पूरे आने को ना, और इसके ऊपर भाषण लिखने को आने को ना। भाषण मतलब अपना थ्योरेटिकल पोर्शन। हाँ देखो क्या बोल रहा है ये, लिबरलाइज इंडस्ट्रियल लोकेशन प्रोग्राम। अब भैया एक मेन चीज आपको समझने को है ना, कि इसी को थोड़ा सा मैं रिलेट करके बाहर लेता हूं, कि आप लगभग देखोगे, जैसे मैं भी आपको डेटा देने वाला हूं कि कौन से स्टेट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहां पे नहीं आता। क्या हुआ कि हम पास्ट की बात करते हैं, अपने इतिहास की, जब अपने जो जहां जहां पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ पहले से थोड़ा बहुत था, जैसे की बात करता हूं मैं, मुंबई की बात करता हूं, ठीक है, विशाखापट्टनम की बात करता हूं, तो आज भी यहां जाके देखो तो यहां पे डेवलपमेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर स्टेट। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, जहां पे पहले से एक दो फैक्ट्री लगी थी, या जो भी जैसे पानी अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी जो भी चीज अवेलेबल है, तो वहां पे ग्रोथ आज भी बहुत ज्यादा हुई है एज कंपेयर टू अदर। जैसे कि मैं बात करता हूं एमपी और महाराष्ट्र की बात कर लेता हूं, देखो इंदौर को छोड़ के बात कर रहा हूं मैं, इंदौर को मत पकड़ना, ना तो बोलूंगा सर हमको ऐसा बोल रहे हो वैसा बोल रहे हो। एमपी और आप महाराष्ट्र की कंपेयर करो तो महाराष्ट्र डेवलप है। समझ रहे हो क्या, अगर आप अच्छे से देखो या अच्छे से समझो तो एमपी से महाराष्ट्र ज्यादा डेवलप है, ठीक है। क्यों डेवलप है, क्योंकि लगभग जो मेन चीजें थी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती थी, जैसे महाराष्ट्र में बोलता हूं मुंबई था, मुंबई पोर्ट पता है ना आपको, ठीक है, लार्ज, यस बेटा, यस बेटा, हाँ कोस्ट लाइन वगैरह भी, ठीक है। तो ये सब कुछ फैक्टर जो है वो क्या अफेक्ट कर देते हैं, अपने को इतना ज्यादा नहीं जाना है, अपने को मोटा मोटी याद रखना है, ठीक है। अब अपन आते कि एफडीआई जो है, देखो एफडीआई जो मिल रहा था अपने को या मिल रहा है, क्या हो रहा है, अपने इसमें जल्दी से डेवलपमेंट क्यों नहीं आ रहा है, अभी भी अपन का डेवलपिंग कंट्री, क्या हो रहा है, जो एफडीआई आ रहा है वो नॉर्मली चीजों पे आ रहा है, जैसे कि डोमेस्टिक अप्लायंसेस, जो भी हम चीजें यूज करते हैं डोमेस्टिक घरेलू चीजें, या इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा हूं मैं, या सर्विसेज की बात कर रहा हूं मैं, या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की बात कर रहा हूं, ये सब में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ठीक है। और जो हमारे मेन सेक्टर में आना चाहिए वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा। मैं इसको थोड़ा सा भी बाजू रखता हूं, मैं आपको डेटा देना चाहता हूं, मेरे पास डेटा है 10 साल का डेटा है 1991 से लेके 2000 तक, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इस पे गौर फरमाइए, क्या है 1991 से कब तक के बोल रहा हूं मैं, 2000 तक का डेटा बोल रहा हूं। इसमें मैं टोटल एफडीआई की बात कर रहा हूं। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर से पैसा जो आया, बाहर से जितना पैसा आया है उसमें 23% समझ लो कहां गया, महाराष्ट्र में गया। समझ रहा है क्या, 100% में से जितना भी आया 10 रुपए आऊंगा तो उसमें से 23% इधर है, बोलने के लिए बोल रहा हूं मैं, समझ लो, ठीक है। 17% गुजरात में है, रहेगा ध्यान में। उसके बाद 7% आंध्र प्रदेश में है,
ये थोड़ा सा डेटा याद रखो। देखो आप अगर योजना कुरुक्षेत्र पढ़ते होंगे, फालतू कचरा नहीं पढ़ना है उसमें, 10-10 पेज कुछ भी नहीं पढ़ना, उसमें डेटा है ना वो निकालना है आपको, समझ रहे हो क्या। मेंस के आंसर राइटिंग में, मेरा टाइम ही चले आता है यार जल्दी, मेंस के आंसर राइटिंग में अगर आप थोड़ा बहुत डेटा फीड कर पाओ ना तो आपका एक आंसर अलग ही वे में चले जाता है, उसको अलग ही जो मार्क्स है अलग ही मिलने लग जाता है। तो थोड़ा सा डेटा निकाल, योजना कुरुक्षेत्र देखते हो उसमें से डेटा निकालने की कोशिश करो कि आपके मेंस के आंसर को निकाल थोड़ा सा अच्छा बना सके, क्लियर रहेगा। हाँ 7% आंध्र प्रदेश और 6% तमिलनाडु, ठीक है, 8% यूपी। अच्छा एक बात बताओ, यूपी में पॉपुलेशन या पॉपुलेशन डेंसिटी पता है आपको क्या होता है? पॉपुलेशन है पॉपुलेशन डेंसिटी, आपको इतना तो आइडिया होगा कि यूपी में पॉपुलेशन बहुत है, इतना आइडिया है आपको, ठीक है। उतने पॉपुलेशन वाले कंट्री में सिर्फ देखो कितना है 8%। और जो नॉर्थ ईस्टर्न जोन है अपना, 7 महीने 8 महीने जो भी है, नॉर्थ ईस्टर्न जोन जो है अपना स्टेट, वहां तो लेस देन 1% आए। तो आप सोच लो, अब ये सीधी बात है, बाहर से पैसा आएगा, कंपनी खुलेंगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, काम धाम मिलेगा, तभी तो डेवलपमेंट होगा कोई चीज का। तो भैया बाहर से जितना पैसा आ रहा है ज्यादा करके कहां जा रहा है? मुंबई वगैरह में जा, मतलब महाराष्ट्र वगैरह में जा रहा है, इधर वाले सेक्टर में जा रहा है, तो इधर ही ज्यादा डेवलपमेंट होगा। सोचने वाली बात है, समझने वाली भी बात है। अब देखो इसी से थोड़ा सा रिलेट करके मैं थोड़ा सा टॉपिक के बाहर जाता हूं। क्यों जा रहा हूं? कि आप थोड़ा सा लेबर कोड देख लो। लेबर कोड मतलब अभी इंडिया और चाइना का क्लाइसिस चला, चाइना में जो कंपनी थी वो वहां से अब निकलने की कोशिश कर रही है, निकलने की कोशिश करी तो इंडिया क्या सोच रहा है उसको अपने तरफ लाए। तो इंडिया क्या अपना जो लेबर कोड का पॉलिसी है, लेबर कोड समझते हो पॉलिसी, जैसे उनको लीव मिलना चाहिए, कितने घंटे का काम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सब जो भी है, यूनियन लीडर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जो भी है, ठीक है। उस पर इंडिया ने क्या किया, थोड़ा ईज किया। ईज मतलब थोड़ा सा हल्का हल्का किया, किसके लिए? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन कंपनीज के लिए। इसलिए आप थोड़ा सा डेटा देखो तो अभी यूपी वगैरह में भी ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है, थोड़ा सा इसको देखना, ठीक है। आगे बढ़ू फिर मैं, अरे आया ना। मैप में आपको क्या बोल सकता है कि मैप में ऐसा कुछ जोन दिया रहेगा, उसको बोलेगा कि भैया सिलेक्ट करो मेजर इंडस्ट्रियल जोन कौन सा है या वो जोन का नाम क्या है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी फिलहाल में अपने पास 10 मिनट है तो अपन थोड़ा सा तेज चलेंगे, और तेज चलने के साथ साथ आपको मुझे कोऑपरेट करना है। कोऑपरेट मतलब सिंपल से स्टेट के नाम बताऊंगा, आपको वहां का आजू बाजू का कुछ जोन बताना है मुझे, आपको पता ही होगा, थोड़ा बहुत फेमस ही है वो सब। तो अब मेजर इंडस्ट्रियल जोन की बात कर रहा हूं मैं, तो चलो अपन देखते हैं थोड़ा, या मेजर इंडस्ट्रियल रीजन की बात करो। अभी ये ज्यादा टाइम तो है ही नहीं अपने पास, तो इसको अपन खत्म कर देंगे। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन, जैसे कि पहले की बात कर रहा हूं मैं, मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन। इतना तो आपको पता ही होगा कि पुणे में इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है, मुंबई भी बहुत ज्यादा है, तो मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन। अरे पहले इधर देखो मेरे तरफ, बाद में वो सब करना। क्या बोल रहा हूं मैं? मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन। अभी किसने तो मुझे आइडिया देते सर कोस्टल रीजन पे, कौन है इधर से? कोस्टल रीजन पता है क्या आपको? जैसे कि हाँ, मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, मुझे कभी याद दिलाना। मैं आपको सुएज कैनल के बारे में पढ़ाऊंगा। सुएज कैनल पता है क्या आपको कुछ इसके बारे में? इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा कि एक्चुअली है क्या वहां पे। जैसे ये कनेक्ट, पेपर में क्या पूछ सकता है, सुएज कैनल जो किसको किसको कनेक्ट करता है? रेड सी और मेडिटेरियन सी, थोड़ा सा देखना, उसको कनेक्ट करती है। किसको? रेड सी और मेडिटेरियन सी। जैसे आपने सुना होगा पहले विदेशी माल लाना था तो ये केप ऑफ गुड होप इधर से पूरा घूम के आता था, साउथ अफ्रीका जो था उसके नीचे से ऐसा घूम घाम के आता था। फिर उसको शॉर्टकट में या थोड़ा सा रास्ता कम करने के लिए चलो भैया सुएज कैनल वाला जो है यहाँ से शिप लेके जाने के लिए, कुछ पता ही नहीं पता है तो इसमें ये फैक्टर आ सकता है। एक आपने जैसे बताया मुझे कोस्टल रीजन वाला, क्या आ सकता है? मुंबई पुणे ये डेवलप हो रहा है, ये जो मेजर इंडस्ट्रियल हब बना है ये अभी से नहीं, पास्ट से ही बन रहा है। पास्ट से बना है मतलब जैसे सुएज कैनल का आपने एक एग्जांपल दिया, या अब वेस्टर्न घाट है वहां पे पानी की तो अवेलेबिलिटी होंगी, तो वहां पे क्या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट ज्यादा है। समझता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? जो पानी के फ्लो से क्या करना, इलेक्ट्रिसिटी बनाना, रहेगा ध्यान में। और उसके बाद इसका जो एरिया है, क्षेत्र कहां तक फैला है, तो जैसे मैं नाम लेता हूं
मुंबई थाने से पुणे, मुंबई थाने टू पुणे, और इसके जो भी आजू बाजू के डिस्ट्रिक्ट है जैसे नासिक है, सोलापुर है, ये सबसे क्या है कनेक्ट करते हुए, या उतना जो पट्टा है वो ज्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या हो रहा है, ग्रोथ उसकी ज्यादा हो रही है। अब बोलेंगे सर इतने सारे तो उसमें छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट है, ये है वो, मान रहा हूं मैं, पर उसमें भी ये जो जोन है इसका डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है। दूसरा लाता हूं हुगली इंडस्ट्रियल रीजन। सॉरी, हुगली इंडस्ट्रियल रीजन। अच्छा मिश्रा बता दो मुझे कहां पे ये हुगली, अच्छा हुगली है क्या ये बता दो। हाँ ये रिवर भी है और वहां पे डिस्ट्रिक्ट भी है। कहां पे? वेस्ट बंगाल में। पता है वेस्ट बंगाल का, वहां पे है ये, ठीक है। तो एक चीज मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, जूट इंडस्ट्री के बारे में। तो इसके लिए एक डेटा लिख के रखो, जो फर्स्ट जूट इंडस्ट्री जो तैयार हुई थी, जो 1855 में बनी गई थी, वो कहां पे बनी थी? रिशिरा डिस्ट्रिक्ट है वो जगह का नाम है। कहां पे? हुगली इंडस्ट्रियल रीजन में बोल रहा हूं। क्या पेपर में पूछ सकता है आपको, फर्स्ट जूट इंडस्ट्री कहां पे स्टैब्लिश की गई थी या कौन से साल में, रहेगा ध्यान में। उसके बाद या आप ऐसा लिख सकते हो कि जूट इंडस्ट्री जो है वहां पे, ये ज्यादा करके कौन से जोन में बटा हुआ है, एक हावड़ा, और एक कौन से जोन में बटा हुआ है, एक है भटापरा। ये आपको कुछ नाम याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। और भैया एक कोलकाता है वहां पे, कोलकाता तो पता ही आपको कैपिटल सिटी थी ब्रिटिश इंडिया की। कुछ आइडिया है कोलकाता के बारे में, है कुछ आइडिया? तो उसी का जैसे क्या ये डेवलप है या मेजर इंडस्ट्रियल हब रहेगा ध्यान में। थर्ड आता हूं मैं, थर्ड तो आपको ही बताऊंगा, बेंगलुरु चेन्नई। पता है क्या इसके बारे में आपको? बेंगलुरु चेन्नई इंडस्ट्रियल जोन। जैसे बेंगलुरु चेन्नई इंडस्ट्रियल जोन की बात कर रहा हूं मैं, तो ये किसके ऊपर डिपेंड है? तो आपको यहां पे एक पॉइंट लिखना पड़ेगा, पायकारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो भी पावर सप्लाई है वो यहां से मिलता है। और ये डेवलपमेंट इसका कब किया गया था? 1932 में। उसके बाद वैसे ही है गुजरात इंडस्ट्रियल जोन। अच्छा गुजरात इंडस्ट्रियल जोन के बारे में बताओ तो कुछ मुझे, विजय बता मुझे गुजरात का। गुजरात में क्या है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है यार फेमस है? हाँ कांडला पोर्ट, चलो एक मिल गया। और बताओ तुम लोग भी बताओ। हाँ अहमदाबाद है वहां पे, क्या है वहां पे? अहमदाबाद। क्या बोला था अहमदाबाद को अपन ने? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, रहेगा ध्यान में। जैसे जहां तक मुझे याद है, हाँ जब महाराष्ट्र में कॉटन का इंडस्ट्री का डेवलपमेंट या जो भी हम बोले ग्रोथ कम थी, तो उस टाइम पे क्या हुआ, ये अहमदाबाद जो गुजरात है यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा प्रोडक्शन या ज्यादा बोल सकते हैं अपन, वहां पे ज्यादा ग्रोथ होने लग गई, रहेगा धन। यस बेटा। हाँ चलो एक प्रमोद ने ये भी ऐड किया है कि कॉटन की न्यू ब्रीड आई थी वहां पे, इसीलिए वो क्या होगा, उसका डेवलपमेंट ज्यादा होगा। और मैं आपको एक रीजन भी बता चुका हूं कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया क्यों बोला जाता है, याद रहेगा, जनरेशन टू जनरेशन कुछ ऐसा रिलेट करके बताया था, ठीक है। उसके बाद छोटा नागपुर रीजन, बताने की जरूरत है क्या? छोटा नागपुर रीजन, छोटा नागपुर रीजन किस लिए फेमस है? अच्छा छोटा नागपुर रीजन है कहां पे ये बताओ। झारखंड वाला पट्टा पता है, उधर वाला नॉर्थ ईस्ट वाला पट्टा पता है? झारखंड आयरन और कोल के लिए मैंने आपको बताया ना, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वहां पे ज्यादा है। वहां पे क्या है, वहां पे कोल की अवेलेबिलिटी है, आयरन और की अवेलेबिलिटी है। कुछ बताया था मैंने, याद है या नहीं है? क्या यार तुम पढ़ते नहीं। उसके बाद फिफ्थ में विशाखापट्टनम की बात करो, विशाखापट्टनम गंतूर रीजन। क्या है विशाखापट्टनम बताओ। अच्छा विशाखापट्टनम के बारे में बताओ थोड़ा, या गंतूर रीजन। सबसे मेन चीज क्या है वहां पे? पोर्ट है, ठीक है। दूसरा क्या है, जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है, शिप पता है जो जहाज बनाने की इंडस्ट्री है, वो विशाखापट्टनम में चालू हुई थी 1941 में। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, लिख कर रखना। विशाखापट्टनम की शिप इंडस्ट्री पता है बेटा, जहाज बनाने के,
तो वहां पे वो डेवलप या एस्टैब्लिश की गई थी 1941 में। और अपने को एक चीज तो पता है क्या, वहां पे पोर्ट है, पोर्ट है तो भैया इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा तो नॉर्मल सी बात है, उसका भी क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। सीधी बात है ना, पोर्ट है, कोई कंटेनर आ रहा है, इधर उधर सामान लेके जा रहा है, वहां लोगों को काम मिलेगा, काम मिलेगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो इधर उधर सामान जो भी है इधर उधर हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका डेवलपमेंट होगा। समझ रहे हो? जैसे अपन ने मुंबई को देखा, विशाखापट्टनम, यहाँ पे क्या है, पोर्ट अवेलेबल है। जैसे गुजरात की बात की आपने, कांडला पोर्ट, आपको मैं ये भी बता चुका कि कांडला पोर्ट को किस लिए बनाया गया। समझ रहे हो क्यों बताया था मैंने, किस लिए बनाया गया? जो कराची अपने पास था, कराची पोर्ट जो अपने पास था, जब डिवाइडेशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान, किधर चले गया, पाकिस्तान की तरफ, तो भैया सारा प्रेशर किसकी तरफ आ गया, मुंबई पोर्ट पे आ गया। तो उसके प्रेशर को रिलीज करने के लिए कौन सा पोर्ट बनाया गया, कांडला पोर्ट। कहां पे है वो कांडला पोर्ट? गुजरात में। पेपर में आएगा, पोर्ट भी पूछ सकता है आपको, रहेगा ध्यान में। उसके बाद दिल्ली मेरुत रीजन या कोलम त्रिवंतमपुरम केरला वाला, ठीक है, या गुरुग्राम मेरुत रीजन या दिल्ली का रीजन, ये सब क्या है, मेजर इंडस्ट्रियल हब है या मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है। अब मैं कुछ नाम बोल रहा हूं जो आपको ध्यान में ऐसे ही रखना है, माइनर इंडस्ट्रियल रीजन, जैसे कि अंबाला अमृतसर है, शरणपुर मुजफ्फरनगर बिजनौर है, इंदौर देवास उज्जैन, रहेगा ध्यान में, ये क्या है, माइनर इंडस्ट्रियल रीजन है। उसके बाद जयपुर अजमेर, कोल्हापुर साउथ कन्नाडा, नॉर्थन मालाबार, मिडल मालाबार, आदिलाबाद निजामाबाद, इलाहाबाद वाराणसी मिर्जापुर सॉरी, भोजपुर मुंगेर, दुर्ग रायपुर, ठीक है बेटा मैं भेजूंगा, बिलासपुर कोरबा एंड ब्रह्मपुत्र वैली, ये क्या है, माइनर इंडस्ट्रियल रीजन है। अब मैं इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट बता रहा हूं, जैसे कि मुझे कहां का कृतेश ने बताया था, सर कानपुर जो है यूपी में ठीक है, वो क्या है, बहुत फेमस है, किस लिए फेमस है, कॉटन के लिए। तो ये क्या है, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट है। जैसे कानपुर, हैदराबाद, आगरा, नागपुर, ग्वालियर, ये आपको एमपी के बीच में पूछ सकता है, थोड़ा सा ध्यान देना, ग्वालियर वगैरह पता है ना आपको। जैसे भोपाल दिया है, लखनऊ, जलपाईगुड़ी, कटक, गोरखपुर, अलीगढ़, कोटा, पूर्णिया, जबलपुर, बरेली। ये अगर इसमें दो चार नाम भी याद रहेंगे दैट इज इनफ, मैं बाद में इसका डेटा दे दूंगा आपको, रहेगा ध्यान में आपको। तो यहां पे मैं अपना जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका जो लेक्चर है उसका मैं खत्म करता हूं। जैसे आपको मैं एक दो क्वेश्चन पूछता हूं, विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए जरूरी नहीं है, मार्केट, कैपिटल, पावर, पॉपुलेशन डेंसिटी, क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी, रहेगा ध्यान में, सही। दूसरा पूछता हूं, द अर्लीस्ट आयरन एंड स्टील कंपनी टू बी स्टैब्लिश इन इंडिया, आयरन और स्टील कंपनी सबसे पहले कौन सी बनी, टिस्को, इसको, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स, मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स, टिस्को, टाटा बताया था, टाटा आयरन एंड स्टील, उसके ऊपर मैंने आपको नाम भी दिया था, जमशेदपुर नाम, पहले उसका नाम क्या था, साक्षी, जैसे आपको नाम याद है, थोड़ा सा इसको देखते रहना, भूल मत जाना। हाँ, फर्स्ट मॉडर्न कॉटन मिल वॉज स्टैब्लिश इन मुंबई, मुंबई इज अ पोर्ट, इट इज लोकेटेड नियर कॉटन ग्रोइंग एरिया, मुंबई वॉज द फाइनेंशियल सेंटर, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। क्यों, मुंबई पोर्ट भी है, लोकेटेड नियर कॉटन ग्रोइंग रीजन, आपको पता है मुंबई में कॉटन ग्रोइंग रीजन भी है, साथ ही साथ क्या है, मुंबई क्या है, फाइनेंशियल सेंटर भी था, रहेगा ना। द न्यूक्लियस ऑफ हुगली इंडस्ट्रियल रीजन, न्यूक्लियस ऑफ हुगली इंडस्ट्रियल रीजन, हुगली कहां पे है, वेस्ट बंगाल, कौन सा है, कोलकाता हावड़ा है, कोलकाता मिदनापुर है, कोलकाता रिश्रा है, कोलकाता कोनागर है। द न्यूक्लियस ऑफ हुगली इंडस्ट्रियल रीजन, कोलकाता हावड़ा है, कोलकाता मिदनापुर है, कोलकाता रिश्रा है या कोलकाता कोनागर है, तो कोलकाता हावड़ा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, ये तो आप बताओ मुझे, महाराष्ट्र है, पंजाब है, इसका मुझे मिश्रा आंसर बताएंगे, तमिलनाडु है या उत्तर प्रदेश है। अभी यूपी फर्स्ट आ गया, ऐसा कहना है, तो आंसर क्या रहेगा इसका,
महाराष्ट्र अपडेटेड थोड़ा सा, ठीक है, 2020 का डेटा है, 2021 याद रहेगा, ठीक है। ये सब आपको सवाल भी पूछ सकते हैं। तो ये तो अपन ने नॉर्मली सवाल देखे 12th या जो भी है MPSC लेवल तक के, रहेगा ध्यान में। तो अपन अपना सेशन खत्म करें। देखो आपसे मुझे एक सजेशन चाहिए,